अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी सुमित जैन साहब। हम जिक्र कर रहे हैं योगी जी की। तो उन्होंने जी कहा है कि 6 मंथ्स में जो है वो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर या पीओके है हम उसको ले लेंगे। अभी एक साहब के साथ मैं शो कर रही थी, आपके किसी टीवी चैनल पर आए थे, तो वो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा आप जानते हैं, तो उनका यही कहना था ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, योगी जी ने ऐसे चलते फिरते कह दिया, या आप समझते हैं कि वाकई में सीरियस है? आरव जी, पहली बात ये है कि योगी जी ये वाला कपड़े जो है, ये वाले कलर के कपड़े नहीं डालते। वो भगवा कलर होता है, ये येलो पीतली होता है, येलो येलो डर्टी फेलो वाला काम नहीं करते वो। हाँ, काम जो है बड़ा साफ सुथरा करते हैं। जो गंदगी है उसको कैसे साफ करना है वो योगी जी से बेटर कोई समझता नहीं है। और भारत पे योगी मॉडल जो है वो वैसे भी सुपर हिट है। अब योगी जी वैसे तो बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। योगी जी ने ये नहीं बोला कि मैं करूंगा, कि पीओके हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने शायद हिस्ट्री आपको याद दिलाने की कोशिश करी है पाकिस्तानियों को। वो कैसे? आपको याद होगा 2019 हम जब 303 सीटें लेकर सेंटर में मोदी जी आए थे, आते ही हमने एक स्यापा था 75 सालों का, 370 को दफा कर दिया, 72 हुर्रों के पास परमानेंटली भेज दिया। अब उनको भी पता है कि इस बार जब वो आएंगे फिर दोबारा से कोई ना कोई बड़ा कांड तो करना ही है। और मोदी जी ने बोल भी दिया पहले 100 दिनों में मैंने कोई ऐसे बड़े बड़े फैसले करने हैं जो कि बेसिक प्रॉब्लम है देश के अंदर, वो मैंने सॉल्व कर देनी है। अब ये आंकड़े सारी दुनिया लगा रही है, सारे भारतीय लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार पीओके को हम ले लें। अब वो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए नहीं है कि 2019 में 370 पूरा किया था, उसमें आधा कश्मीर हमने पूरे भारत का पार्ट बना लिया। वैसे भी पार्ट तो हमारा ही था, लेकिन उसे फॉर्मली हमने बना लिया। इस बार कश्मीर को पूरा करने का टाइम है। ऐसा लग रहा है कि इस बार कश्मीर पूरा करने का जो फैसला है मोदी जी ले चुके हैं। अब उसके रीजन है 2-3। पहली बात, 2-3 ऐसे छोटे-मोटे आदमी हैं हमारे पास जो जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया जो योगी जी बोल रहे हैं। एक तो हैं राजनाथ सिंह, बहुत छोटे से हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर एक्चुअल होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे कई कंट्रीज में होता है या नहीं होता है, पता नहीं लगता। लेकिन हमारे एक्चुअल जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला था रिसेंटली कि पीओके अब लेने का टाइम आ गया है, ये अपने आप ही वहां से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। और वाकई ही जैसे ही उन्होंने बोला वहां से आवाजें उठनी शुरू होंगी। आपने देखा है कि पीओके के अंदर जो है आवाजें उठनी शुरू होगी। ये वर्दी है, हमें मालूम है कौन नहीं है। ये सारी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी वाला जो नारा था वहां पर भारत के झंडे। ओ भाई, पाकिस्तान में भारत के झंडे कहाँ पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहुंचाए हैं, होगा तो वैसे मेड इन चाइना ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो बन नहीं सकते, चाइना से बन के आता है। तो वो जो भारत के झंडे वहां पे लहराए गए, हमें आजादी चाहिए, हमने भारत के साथ मिलना है, वहां पे तरक्की देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे आटे की लाइन में लगना पड़ता है। मैंने सुना था ऐसा, मुझे पता नहीं है कैसा है कि नहीं है। और बिजली भी जो है 2-2.5 यूनिट जो रुपए की यूनिट की जो बिजली होती है उन्हें 70 रुपए की बेची जाती है। अब ऐसी धांधली कोई करेगा तो वहां से आवाजें आनी तो जायज थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने बोला उसके कुछ दिनों के बाद ही वहां पर आजादी के नारे लगने शुरू हो गए। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, इसको रिलेट मत करना, मुझे पता है आपको गंदी आदत है, तभी येलो डाला आपने। तो तीसरी बात, एक छोटा आदमी और है हमारे पास। येलो सर, हाँ, लेकिन मैंने साथ में दूसरा भी है, मैं मिक्स करके करता हूँ ना, ताकि दोनों तरफ रहे। तो अभी एक तीसरा आदमी है छोटा सा, उसका नाम है जयशंकर। नाम तो आपने सुना होगा। अब जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने आपने कभी भी उनको ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा जो उन्होंने दी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि 370 हम खत्म कर देंगे, वो हो गया। अब जो मोदी जी हैं, इसके ऊपर विश्वास है कि जो मैटर 75 सालों से पेंडिंग पड़ा है कश्मीर को पूरा करने का, ये भी हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान में पीओके को बचाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। अब ये 3 छोटे-मोटे लोग हैं, योगी जी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, इन्होंने बोल दिया है, तो मोदी जी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर मोदी जी की बात करते हैं, उनके बारे में भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है।
तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में है पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था एक टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस जो है वो लोग समझ रहे हैं। आपके ख्याल से वाकई वो इतने कट्टर किस्म के इतने जालिम इंसान है कि अगर वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई तो वो ऐसी तैसी कर देंगे लोगों की? मैं आपका इसका आंसर एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ। एक कोई मियाँ है, बाकी लोगों को बोलने की आदत है मियाँ भाई, मैं भाई भूई कुछ नहीं मानते जातियों को। मियाँ ने किसी ने बोल दिया कि भई यार मोदी जी दिन में 3-3 4-4 बार यहाँ पर रैलीज़ कर रहे हैं और हर एक रैली में वो डिफरेंट कपड़े डाल के आते हैं। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता है जो दिन में 4-4 बार कपड़े चेंज करता हो? तो मैंने उस मियाँ को बोला कि भई एक काम करते हैं, योगी जी पूरा दिन एक ही कपड़े डालते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दें। वो बात सुनते ही भाग गया। तो आप इसी से समझ आएँगे कि उनका दबदबा कितना है। अब दबदबा क्यों है, उसका रीज़न समझाता हूँ। मोदी जी सिर्फ़ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। योगी जी टाँग में गोली मार देते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हों, तो पार्सल घर पहुँच जाता है। वो विश्वास नहीं करते टाँग में गोली मारने का, बस इतना ही फ़र्क है। ये जो लोग हैं, जो जिहादीपन की आदी हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है, तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं। जो जिस भाषा को समझते हैं, उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा, अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोलें, तो आपको जायज़ है क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है, तो फिर आवाज़ें क्यों उठती हैं कि वो ज़ालिम हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भई यहाँ पर यूपी में जिस यूपी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पर जिहादियों की इतनी बड़ी लाइन है, कुछ कहने की बात नहीं है। रोज़ वहाँ पर गुंडागर्दी और ये चीज़ हमने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को, और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। ये हालत है और पुलिस वहाँ पर, मैं खुद गया हूँ यूपी में रिसेंटली। आप बिलीव कीजिए पहले आपको हर जगह पे पुलिस दिखती थी, अभी पुलिस आराम से बैठकर छोले-भटूरे खा रही होती है, गुंडे खुद आके सरेंडर करते हैं। ये है दबदबा। जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आपने करना हो, तो हर चीज़ पॉसिबल है और इसीलिए उन्हें ज़ालिम की तरह देखा जाता है। बट अदरवाइज़ अगर आप देखें फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल मॉडल, और उनका मॉडल सिर्फ भारत में या पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है। बिलीव कीजिए इटली ने भी रिसेंटली इन जिहादियों को सीधा करने के लिए वहां पे बुलडोजर किया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया योगी मॉडल यहां भी पहुंच गया है। अब मैं आपको आखिरी बात बताता हूं। चाइना के अंदर अभी रिसेंटली एक खुशखबरी की न्यूज़ देता हूं आपको मैं, कि इन्होंने प्लान किया है कि 2024 के दिसंबर तक सारी मस्जिदें तोड़ देनी है, वहां पर बुलडोजर यूज़ किया जाएगा। यानी कि योगी मॉडल चाइना में भी पहुंच गया है। लेकिन सर मस्जिद तो पहले भी डिमोलिश की जाती रही है चाइना में, कोई पहली बात तो नहीं है, ये खबर तो पहले भी आती रही है। और बात है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि बाकी सबके लिए तो आवाज उठाता है लेकिन चाइना के लिए एकदम खामोश होता है, क्योंकि जाहिर है कि चाइना से पैसा मिलता है। तो आई नो, पता है हमें, हमें ही मिलता है, तो इसलिए हम नहीं बोलते। लेकिन बात अभी सारी ये भेजते हैं। वही ना सर, इसीलिए हम नहीं बोलते। लेकिन खैर वो योगी जी का मॉडल जो है वो यहाँ पे अभी जब इमरान खान का ऑफिस या सेक्रेटेरिएट डिमोलिश किया गया तो लोगों ने बड़ा बोलना शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर हम बात करें दोबारा, तो मोदी जी का एक इंटरव्यू बड़ा आजकल वायरल है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, रजत सिंह साहब के साथ, रजत शर्मा साहब के साथ। और उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं जरा चेक करने गया था वीजे के बगैर। तो सर मोदी जी आ सकते हैं वीजा के बगैर, इतना प्राउडली बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बगैर वीजा के चला गया। तो जब हमारे यहाँ से कोई बगैर वीजा के भारत जाता है, मतलब कभी तार के नीचे से, कभी बजरंगी भाईजान की तरह, कभी सीमा इधर, कभी क्या, तब तो बड़ा शोर मचाते हैं आप लोग, वो क्यों? उसका रीजन है, मोदी जी वहां पर ना तो AK-47 लेकर गए, ना हाथ में बॉम्ब थे, ना ही कोई गजवे पाकिस्तान करने की बात करने गए थे, कुछ भी नहीं था। और सेकंडली उन्होंने बोला कि मैं तो उनको देख लिया, उनका एटम बम बिना वीजे के गया था और धड़ल्ले से जाके आया हूँ, और वैसे भी हमारे ही पार्ट थे, क्या दिक्कत है? एक पार्ट टाइम पे तो हमारे ही पार्ट थे वो, तो हम चले भी गए अपने अपनी ही जगह पर। अगर हम चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? इस बात पे इतना चीजें छुपी हुई हैं जिसका आपको भी अंदाजा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और मोदी जी ने क्या बोला है। वो हमारा ही पार्ट थे।
ये ऐसे ही नहीं बोला है, इसके पीछे राज आपको 4 जून के बाद बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। बट एज़ फार एज़ मोदी जी का वहाँ पे जाना, उसके बारे में बात करनी, इन्होंने बात ये पहली बार नहीं करी है। 2019 में भी उन्होंने इसके बारे में बात किया था, पूरा डिटेल में कि कैसे वो गए थे अफ़गानिस्तान से जाते हुए, वो आपके जो शरीफ जो कि शरीफ नहीं है, फिर भी वो शराफ़त दिखाने के लिए उनको मिलने चले गए थे, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी। इस बार तो सिर्फ़ एक लाइन में काम खत्म कर दिया, यानी कि कुछ बड़ा। हमने पहले भी बोला था आपको 2019 में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, याद रखिए। सर और शुभ बोले, और और लेकिन और आपका जो आप ही के फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं डाली हुई और मोदी जी ने बोल भी दिया, जलाओ देते। हाँ, तो कोई बात नहीं, मोदी जी भेजेंगे इंडिया से चूड़ियाँ तो क्या हो गया? वैसे भी मैंने सुना है इंडिया की चूड़ियाँ बड़ी अच्छी होती हैं। कोई बात नहीं, हैदराबाद वगैरह में मैंने सुना है। लेकिन सर अगर हम बात करें इलेक्शंस की, मोदी जी के लिए कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, और वो फवाद चौधरी साहब आपके हमारे सबके बड़े फेवरेट, उन्होंने कहा जी अब तो 300 पे भी मान गए, और मोदी जी ने कहा जी हमने तो वैसे ही कह दिया था। किसी इंटरव्यू में मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा कि हमने वैसे ही कहा था, हमारा तो जो एक टारगेट था वो यही था कि सबसे ज्यादा सीट्स हो ताकि गवर्नमेंट बन सके। तो आपको क्या लगता है कि 400 पार जो कहा गया था वो सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट था लोगों को मिसगाइड करने के लिए, या उनका ख्याल था कि हो जाएगा 400 पार, नहीं हो पाया तो फिर स्टेटमेंट चेंज हो गया? पहली बात ये आपको किसने बोल दिया कि 400 पार नहीं हो रहा है? तो ये दैट मीन्स आपने भी कुछ फेंकुओं को सुनना शुरू कर दिया है और उन्हीं की भाषा बोलनी शुरू कर दी जिसमें फवाद चौधरी सबसे ऊपर है। प्लीज़ आप अफ़वाहों के ऊपर मत जाया करिए, थोड़ा दिमाग लगाया करिए। येलो डालने के बाद आपको वो डर्टी फेलो वाला काम नहीं करना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरा, मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं 400 पार नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा क्लियर बोला है कि लास्ट टाइम मेरे पास 303 सीट थी। कुछ हमारे साथ सहयोगी और पार्टीज़ हैं जिनके साथ मिलकर हम 350 क्रॉस कर चुके थे। कई हमारे अलायंस का पार्ट नहीं थे, फिर भी हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि 400 तो हमारे पास ऑलरेडी थे और इस बार हमेशा ही की तरह हमेशा ही जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको होता है कि भई अगली बार और बेटर करो। तो इस बार हमने उसी को देखते हुए कि लास्ट टाइम हमारे पास ऑलरेडी 400 थे, सबको मिलाकर, इस बार हम इसको पार करने वाले हैं। 400 पार। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 400 लेके आऊँगा। फिर 400 पार तो हमारे पहले भी थे, इस बार हमने और बेटर करना है, लास्ट टाइम से भी बेटर। और इस बार हम उसको क्रॉस कर लेंगे, हमने पूरी मेहनत करी है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, मोदी जी ने जितना भारत के लिए काम किया है पिछले 10 सालों में, ये तो आप भी कितने शोज़ कर चुकी हैं कि भारत को कहाँ से कहाँ ले गए, उसका नाम कहाँ से कहाँ चला गया, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है या हमारी जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में। वही कई और हैं जो टाई बोल लगा के आते हैं, उन्होंने भी तारीफ़ करनी शुरू कर दी भारत की, अमेरिका में बैठकर। आप सोच के देखिए कि अमेरिका में बैठे हुए लोग, वो भी पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, जब भारत के लिए तारीफ़ करें, चाइना जैसी कंट्री में लोग बैठकर यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। तो इसीलिए 400 पार मुझे लगता है कि हो जाएगा, जब सारा कुछ हम देखते हैं। बाकी 4 जून को पता लगेगा। वी विल डू अ शो ऑन 4th जून। डेफिनेटली सर, हमारी तो बहुत इंतजार है, बहुत नजर है कि 4th मई को, सॉरी 4 जून को जो है वो रिजल्ट आया और पता लगे। वैसे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही है जिस तरह से हो रहा है सर। टर्न आउट जो है वो थर्ड थर्ड जो फेज था उधर से ज्यादा बढ़ा आपके ख्याल से? पहले 2 फेज जो थे वो थोड़े स्लो थे, अब जो है वो बढ़ता जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? लोगों को मैसेज किया है, या बहुत से लीडर भी हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर वगैरह, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाई हैं वोट डालने के बाद? आपको लगता है कि उनकी बात सुन के लोग बाहर आए, या कोई मौसम मौसम का चक्कर है? देखिए, पहली बात ये है कि हमेशा इलेक्शंस में जो बड़े लीडर्स होते हैं, हमेशा ही अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं कि मैं वहाँ पे वोटिंग करने गया हूँ। एक तरह से हर एक पार्टी ही करती है, वो बेशक गवर्नमेंट के हों या न नॉन गवर्नमेंट के हों। लेकिन हाँ, गर्मी जो है जैसे-जैसे 45 डिग्री पहुँच रही है, अब जो काले बोरे डालकर बाहर निकलते हैं, भई आप समझ सकते हैं 45 डिग्री में काला बोरा डाल के बाहर कौन जाएगा? वहाँ पे मरना है क्या? इसलिए कई काले बोरे वाले भी नहीं आए हैं, उसके कारण भी फ़र्क पड़ा है। पहले काले बोरे वाले बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगा रहे थे, बड़ी-बड़ी फेंक रहे थे कि इस बार हम मोदी जी को फेंक देंगे। लेकिन गर्मी ने भी अपना पूरा कहर दिखाया कि भैया ढके रहो। लेकिन सर इस बार क्या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के पास? इसलिए कि हर बार ये नहीं होता कि 100% गवर्नमेंट ने सारे काम कर दिए हों, कुछ ना कुछ रह गए होते हैं। ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़े 2 या 3 चैलेंजेस जो आप समझते हैं कि नई जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आएगी उसके लिए होंगे? पहली बात तो ये है कि योगी जी ने बोल दिया कि पहले 6 महीने में हमने क्या करना है। वो अभी अपने शुरुआत ही उससे करी थी। तो एक तो वो काम है, जो पुराना पुराना काम पेंडिंग पड़ा है वो पूरा करना है।
दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से लेके चल रहे हैं हम लोग, ये डेवलपमेंट का काम है। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि अब हम पूरी स्पीड पर और तरक्की करने पे लग जाएँगे और ये 5 साल जो पहले पिछले 10 साल थे उसमें फाउंडेशंस क्रिएट करी गई हैं। इस बार आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएँगी उस सारी तरक्की के ऊपर। सबसे बड़ा काम जो आज की डेट में है वो ये है कि दुनिया चाइना से डीकपलिंग कर रही है, दूर निकल रही है। हम उस सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने पास लेकर आ रहे हैं। वो आनी भी शुरू हो गई हैं और तेज़ी से उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। जो हमारी डिपेंडेंसी आज भी रॉ मटेरियल्स के ऊपर चाइना के ऊपर है, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो दैट मीन्स एक तो आपको मैंने बता दिया मेजर काम 6 महीने में योगी जी वाला, वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, चाइना से डीकपलिंग भी काम शुरू हो रहा है और अगले 6 महीने से लेके 1 साल में आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड बेशक बढ़ता रहे, लेकिन हमारा जो डीकपलिंग वाला काम है चाइना से, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और दुनिया की कंपनीज़ हमारे पास आनी शुरू होंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं इंडस्ट्री के अंदर रहता हूँ, आई मूव अराउंड। लोगों ने चाइना से निकलकर वियतनाम में फैक्ट्रीज़ लगाई थी, लेकिन यहाँ पर वो इतना खुश नहीं है वियतनाम से, क्योंकि वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो चाइना को चाहिए। भारत दे सकता है और भारत के पास इनको आना ही पड़ेगा, चाइना को भी और दुनिया को भी। अब दुनिया के पास भी कोई और चॉइस नहीं है और मोदी जी जैसे ही अगर 400 पार करके आ जाते हैं, मैं बार-बार अपने शोज़ में बात करता हूँ, अगर मोदी जी 4 जून की दोपहर तक 400 पार कर गए, रात को दिल्ली में लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा सीईओ या प्रेसिडेंट नहीं होगा जो बोलेगा, जहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोहफ़ा कबूल करो। लेकिन सर एक चीज़ और है, कुछ मेरे हिंदुस्तान के लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना है कि बीजेपी तो चले नंबर 1 पे जा रही है। उसको छोड़ के जो बाकी 2 पार्टीज़ हैं जो कि जिन्हें कि ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नंबर 1 पर आएँ, नंबर 1 की कोशिश करें, मतलब जो नंबर 2 और 3 है, वो आपस में जो है वो ये लगे हुए हैं कि मैं नंबर 2 पे टिका रहा हूँ और मैं नंबर 2 पे आ जाऊँ। ये वाली स्ट्रैटेजी चल रही है। तो वो कह रहे हैं उनको टच ही नहीं किया जा रहा नंबर 1 को। ऐसा है क्या हुँ। वाक़ई? देखिए अर्जुन जी, कई लोगों को आदत होती है नंबर 1 बनने की, जैसे पाकिस्तान हमेशा ही हर चीज़ में नंबर 1 नीचे से। तो हमारे यहाँ पर भी 4-5 पार्टियाँ हैं, उनमें यही होड़ है कि हमने नंबर 1 बनना है नीचे से। मुझे लगता है डीएनए सेम ही होगा, मैं उस डीएनए के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि इन सबका डीएनए वही है, जो आपके कंट्री में चलता है। तो अब इन लोगों का क्या किया जाए? हम भी खुश हैं कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं या नंबर 2 नीचे से बने रहें, हमारे नहीं, लिए भी खुशी का मौका। सर आप नहीं समझे सर, वो मतलब जो नंबर 2 है, वो कोशिश करे कि मैं नंबर 2 मुझे पे रहे, मालूम है वो 1 पे मुझे ना म जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, जो 3 पर है वो 2 पे आने की कोशिश कर रहे हो, 1 को कोई टच नहीं कर रहा, मैं ये कह रही हूँ। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर कि जो नंबर 1 ऊपर बैठा है, वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे बैठे हैं, वो नीचे ही रहेगा और हमारी खुशनसीबी है कि वो अपने आप में फाइट कर रहे हैं कि मैं 2, 3, 4, 5 पे ही रहूँ, इससे ऊपर या उससे नीचे ना जाऊँ। नीचे ना जाऊँ, हाँ, ऊपर आने नीचे की तो ना जाए। हैसियत नहीं। नीचे ना जाऊँ, उससे ऊपर आने की तो हैसियत ही नहीं है। भई एक चीज़ बताइए, क्या जो सामने आदमी बैठा है, उसे नहीं पता कि भारत में या किसी कंट्री के अंदर कितनी सपोर्ट है उनको? अभी आपके यहाँ पर पप्पू के लिए सपोर्ट हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ पर इमरान खान के लिए पूरी सपोर्ट है, हमने तो पैसे भी भेजे उसको और ताकि वो इलेक्शन जीते और हमारे लिए काम करे, आपको मालूम है और उसे उस चीज़ के लिए डंडे भी पड़े हैं। अभी तो रिसेंटली फोटो भी आई थी उसकी, बेचारे के बाल सफेद थे, झुर्रियाँ निकली हाँ, हुई थी, हाँ। पहचान भी नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था दादाजी है इमरान खान के। वही तो जो आपका ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, वो जो आपने मेरे ही शो में बैठ के शायद ये कहा था और वो टीवी पर इतना चला था हमारे कि आपने इमरान खान को पैसे भेजे हैं, बेचारा। पैसे भी नहीं मिले और छित्तर अलग पड़े। मतलब आपने भी किसने क्या बोला ठगी सर? किसने बोला कि हमने नहीं भेजे? मैं आज भी डिक्लेयर कर रहा हूँ इमरान खान को भारतीयों ने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है, पैसे दे देकर कि तुमने हमारा काम करना है, वहाँ पर जो-जो तुमने काम करने थे उसने किए भी हैं और हम उसका हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमारे काम कुछ वहाँ बैठकर किए हैं। ठीक है, उसके लिए उसको थोड़े से डंडे पड़े हैं अंदर बैठ के, लेकिन देखिए, जब पैसे खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। और जो आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो लोग 2 नंबर 3 नंबर पे हैं, ये जो 2 नंबरी होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। ये कभी भी 1 नंबरी नहीं बन सकते और इनका तो डीएनए भी ऐसा ही है। डीएनए मैं क्यों बोल रहा हूँ? भई हमारे यहाँ पे एक होता है वर्ड पीएम। अब पता नहीं आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ पे पीएम होता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन हमारे इन पार्टीज़ में हुँ, जो 2 नंबर 3 नंबर पे जो लोग हैं, इनका पीएम का फुल फॉर्म है जो कि इनका जो पीएम कैंडिडेट है उसका मतलब है परमानेंटली मेंटल। तो ये इसलिए कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सकते, ये पीएम वही रहेंगे। परमानेंटली मेंटल हैं, ये उसी कैटेगरी में रहेंगे। थोड़े दिन में आगरा भेजने वाले हैं हम लोग।
अभी वैसे सुना है मैंने कि आगरा में कैंपेनिंग करने गए थे, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मिलने भी आए थे। आप समझ सकती हैं कि ऐसे पीएम जो परमानेंटली मेंटल हों, उन्हें मिलने के लिए कैसे लोग जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल हमारी जो है वो 4th जून पे मुसलसल नज़र है और मैं और आप लाइव शो करेंगे और फिर देखते हैं यस, कि क्या होता है। लेकिन ख़ैर बहुत जल्द हम फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.